आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ की जानिब से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। आइए इस न्यूज़ बुलेटिन में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ईद उल फित्र के मौके पर हैदराबाद के तमाम ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में नमाज ईद नहीं हुई और किसी भी ईदगाह या जामे मस्जिद में कोई इज्तिमा नहीं हुआ। ऐसा शहर हैदराबाद की तारीख में शायद पहली मरतबा हुआ होगा, क्योंकि अब तक कभी ईदैन के मौके पर नमाज की अदायगी या इज्तिमा पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी और ना ही ईदैन के मौके पर मुसलमानों को इज्तिमा से रोका गया था। लेकिन इस मरतबा ईद उल फित्र मुनफरिद अंदाज में मनाने पर लोग मजबूर हुए, क्योंकि इसमें समाजी फासले का ख्याल रखने के अलावा एक दूसरे से मुलाकात के दौरान बगलगीर होने से एहतियात किया गया था। उलमा इकराम की जानिब से नमाज ईद के सिलसिले में अहकामात की इजराई के बाद नमाज ईद इज्तिमाई तौर पर कहीं नहीं हुई। मुसलमानों की अक्सरियत ने घरों में शुक्राना नमाज अदा करने पर इक्तफा किया, जबकि चंद मकामात पर मसाजिद में 5 अफराद ने ईद की नमाज अदा की। ईद उल फित्र के मौके पर शहर हैदराबाद में हर गरीब और अमीर के अलावा मुतवस्सित तबके की जानिब से ईद के लिए कम से कम एक नया कपड़ों का जोड़ा खरीदा जाता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इसके मुताबिक शहर हैदराबाद में 95% आबादी ने ईद की कोई खरीदारी नहीं की और ना ही उनमें ईद की खुशियों का कोई एहसास देखा गया। ईद उल फित्र के मौके पर शहर हैदराबाद में नमाज ईद उल फित्र के वसी इज्तिमात ईदगाह मीर आलम, ईदगाह मादन्ना पेट, ईदगाह बालम राय, खुली कुतुब शाह स्टेडियम, रेड हिल्स प्ले ग्राउंड, तारीखी मक्का मस्जिद, जामे मस्जिद चौक के अलावा दीगर मकामात पर हुआ करते थे। लेकिन इन मकामात पर ईद के इज्तिमात और नमाज नहीं हुए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहर के सारे वासियों को, हैदराबादियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं। और जैसे कि हमारे एडिशनल CP लैंड ऑर्डर साहब बोले कि हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो सिटीजन हैं, उन्होंने एक इतना अच्छा नमूना पेश किया है कि कोरोना के टाइम में जो हमारे जो मौलवी साहब, उलेमा साहब ने जो सबको एक रिक्वेस्ट किया था कि घर से ही ईद मनाएं, और उन्होंने उसको फॉलो करते हुए सबने घर से ही ईद मनाई है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी तरफ से तो ट्रैफिक के पूरे अरेंजमेंट थे, लेकिन जो एक एग्ज़ाम्पल जो हमारे हैदराबादियों ने आज पेश किया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं वंस अगेन सबको हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से धन्यवाद करता हूं और सबको एक बार सबको ईद मुबारक पेश करता हूँ। थैंक यू। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और मेरे अपने पर्सनली तरफ से हैदराबाद के सभी शहरियों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत खुशी का मौका है, 30 दिन के रोज़े रखने के बाद ये आज जो ईद हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एक इम्तिहान है हमारा कोरोना की शक्ल में, उसका जो एहतियात है दुनिया के बेशतर हिस्सों में कल ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया गया था, लेकिन हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में आज ईद मनाई गई। कोरोना वायरस की वजह से नाफिज लॉकडाउन ने ईद के दिन की तमाम रौनकें फीकी कर दी हैं। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से लोगों ने ईदगाह और मसाजिद में नमाजों का एहतमाम नहीं किया, लेकिन घरों में या तो ईद की या फिर चाश की नमाज अदा की गई। वैसे तो रमज़ान के पूरे महीने में लोग अपने घरों में ही रहे और इंतहाई हालात में ही घर से बाहर गए, लेकिन सबको उम्मीद थी कि इससे पहले इस वबा से कुछ राहत मिल जाएगी और समाजी दूरी के कुछ जवाबित के साथ अवाम ईद की नमाज अदा कर पाएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और इस वक्त मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा देखने को मिल रहा है। गुरबा और मदारिस इस मौके पर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, क्योंकि हर मुसलमान ईद की नमाज से पहले फितरे की रकम अदा करता था और एक बड़ी तादाद नमाज को जाते हुए मदारिस की या तो कोई पर्चियाँ कटवा लिया करते थे या फिर रास्ते में बैठे गुरबा को दे दिया करते थे। इस मरतबा फितरा और इमदाद लोगों ने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में नरमी है और दिन में लोग एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद दे सकते थे, लेकिन लोग इस वबा की वजह से खुद एहतियात बरत रहे हैं। ईद की मुबारकबाद फ़ोन पर ही ज़्यादातर दी गई। अब देखना यह होगा कि ईद के बाद कोरोना की वजह से मुल्क के हालात
किस करवट पलटते हैं। दुनिया में अब तक 55,43,636 लोग मुतासिर हुए हैं। 23,24,719 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से मौतों का आंकड़ा 3,47,532 हो गया है। कोरोना चीन से शुरू हुआ था, वहां अब हालात काबू में है, लेकिन हिंदुस्तान में मामले बढ़ रहे हैं। अब चीन ने हिंदुस्तान में फंसे अपने शहरियों को निकालने का फैसला किया है। ये जानकारी चाइनीज एम्बेसी की वेबसाइट पर एक नोटिस की शक्ल में दी गई। दूसरी जानिब अबू धाबी में एक हिंदुस्तानी टीचर की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 7,000 नए केसेस सामने आए हैं, जो अब तक की रोजाना के केसेस की रिकॉर्ड तादाद है। ताहम राहत की बात यह भी है कि इस दौरान 3,280 लोग ठीक हुए हैं, जिससे इस वबा से नजात पाने वालों की तादाद 47,721 हो गई है। इस दरमियान महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो गई। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से पीर को जारी ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे ज़्यादा 6,987 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,38,845 तक पहुंच गई। मुल्क में कुल फ़ाल केसेस यानी एक्टिव केसेस की तादाद 77,103 है। मुल्क में कोविड-19 वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में 154 अफराद की मौत होने से हलाकतों की तादाद 4,021 हो गई है। इसी मुद्दत में इस वबा से 3,280 अफराद शफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले लोगों की मजमूई तादाद 57,721 हो गई है। बैरूनी मुल्कों से हिंदुस्तानियों को लाने में लगी एयर इंडिया की उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अर्जेंट सुनवाई की। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच ने इस मामले में सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि दो तरह के कवायद नहीं चल सकते। फ्लाइट के बाहर तो आप 6 फीट की दूरी रखने की बात करते हैं, लेकिन फ्लाइट के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर बैठने की परमिशन दे रहे हैं। सरकार को एयरलाइंस की बजाय लोगों की सेहत की चिंता यानी फिक्र करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोरोना वायरस को पता है कि उसे तैयारे में बैठे मुसाफिर को मुतासिर नहीं करना है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने मरकज और एयर इंडिया की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सरजनिश करते हुए कहा, आपको अवाम की सेहत की फिक्र नहीं है, आपको हवाबाजी की कंपनी की सेहत की फिक्र ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लॉजिकल रिमार्क्स किए, जिसका जवाब हुकूमत के पास नहीं था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लॉजिकल सवाल हैं जो अवाम में सोशल मीडिया के जरिए गश्त कर रहे हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत के बहुत से गाइडलाइंस हैं जिनमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता और आम लोग इन बातों का मजाक उड़ाकर खूब मजे ले रहे हैं। एक ऐसा ही पोस्ट खूब वायरल हो रहा है जिसका उन्वान यानी टाइटल है, कोरोना कैसे आएगा और कैसे नहीं। हम आपको पहले ही बता दें कि ये जो उन्वान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये शायद कॉमेडी की गर्ज से किसी ने लिखा हो, लेकिन बहुत ही उम्दा तरीके से लिखा गया है। बसों में 30 लोगों के बजाय 31 लोग सवार होंगे तो कोरोना आ जाएगा और आपको पकड़ लेगा। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना जागता रहता है। आप घर से बाहर निकलोगे तो कोरोना पकड़ लेगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ लेगा। खूब घूमिए फिरिए, कोरोना आपको नहीं पकड़ेगा। अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाना हो तो डिपार्टमेंट से पास ले लें, कोरोना नहीं पकड़ेगा। बगैर पास के कहीं निकल गए तो कोरोना फौरन पकड़ लेगा। मछली, तरकारी, फल, फ्रूट लेकर घर घर बेचने जाएं, कोरोना नहीं पकड़ेगा। बेकरी, राशन, दूध, दही, मेडिकल, लोहा, घर बनाने के मटेरियल की खरीदार या इन दुकान वालों को कोरोना माफ कर देगा, उनको पकड़ेगा नहीं। खुसूसन इतवार को घर से बाहर ना निकले, इतवार के दिन हर किसी को कोरोना पकड़ लेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बल्कि हर एक मजहब की इबादत गाहों में कोरोना सबका इंतजार किए बैठा है। भूल से भी जाओगे तो कोरोना पकड़ लेगा। किसी गरीब की शादी में 50 लोगों के बजाय 51 लोग चले गए तो खबरदार, कोरोना पकड़ लेगा। किसी सियासी लीडर के घर शादी हो जिसमें हजारों लोग जमा रहे या वो सैकड़ों लोगों को बुलाकर मीटिंग करे, वहां हरगिज कोरोना की एंट्री नहीं होगी। किसी भी मजहब के मजहबी मकासद के लिए कोई मजलिस, मीटिंग सिर्फ चंद ही लोग करें, खबरदार, वहां कोरोना दौड़ कर आ जाएगा। शराब की दुकान में तो हरगिज कोरोना नहीं आएगा। जितने चाहे बेवड़े शराबी
चले जाएं, शराब खरीद लें, घर आ जाएं, कोरोना कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ेगा। होटलों में खाने की अशिया पार्सल लेकर चले जाएं, भूल से भी वहां बैठकर खा लिए तो फिर कोरोना पकड़ लेगा। सियासी लीडर चाहे वो अपने मुंह पर मास्क लगाएं या ना लगाएं, और उन सियासी लीडरों की रैली में उनकी वाहवाह करने जितने लोग चाहे जाएं, कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। वहीं पर कोई आम आदमी 2 से 4 या 4 से 5 आदमी बगैर मास्क के आपस में मिल लें या मिलकर बैठें तो कोरोना पकड़ लेगा। हमारी हुकूमत को शराब की दुकान खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाय का स्टॉल खोलने में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा नजर आता है। हैदराबाद पुलिस के ब्लू कॉर्ड्स के 2 कांस्टेबल एक ही बाइक पर ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन अवाम के लिए डबल सीट राइडिंग पर पाबंदी है। ऐसे इलॉजिकल रूल्स बनाकर हुकूमत या तो अवाम को बिल्कुल नाअहल समझती है, जो सफेद और काले में फर्क को समझने से कासिर है, या फिर हुकूमत ही कुछ ऐसे नाअहलों के हाथ में चली गई है जो दिन और रात के बीच के फर्क को समझ नहीं सकते। मुल्क में 62 दिन बाद घरेलू उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई और यह 7:30 बजे पुणे पहुंच गई। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पीर को 532 फ्लाइट से 39,231 मुसाफिरीन ने उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि इंडियन स्पेस में रोमांच की वापसी हुई है। आंध्रा में कल और बंगाल में 28 में से उड़ानें शुरू होंगी। इसके बाद उड़ानों और मुसाफिरीन की तादाद में और इजाफा होगा। तेलंगाना में एयरलाइन सर्विसेज का पीर से आगाज हो गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक एयरलाइंस का आगाज के साथ ही 1600 अफराद ने सफर किया। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एयरपोर्ट पहुंचकर दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए जरूरी इकदाम किए गए हैं। गुज़िश्ता 2 माह से एयरलाइन सर्विसेज बंद कर दी गई थी। मुल्क में दीगर रियासतों से हैदराबाद को और हैदराबाद से दीगर रियासतों के लिए हवाई जहाज चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन 19 तैयारे हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद से 19 तैयारे दीगर रियासतों को रवाना हुए। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन की सेहत से मुतालिक कड़ी नजर रखी गई है। मुसाफिरीन का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दीगर खिदमात के लिए सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुसाफिर किसी चीज़ को छूने की कोशिश ना करें। आज जो हैदराबाद को पहुंचे उनमें किसी में भी कोरोना वायरस की अलामतें नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि किसी में अलामतें अगर पाई जाएं तो उन्हें क्वारंटाइन में रखने की ज़रूरत होती है और जिनमें अलामतें नहीं पाई जाएं उनको क्वारंटाइन में रखने की ज़रूरत नहीं है। करीब 1600 अफराद हैदराबाद पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मंगल से खिदमात में मजीद इजाफा किया जाएगा। इस मौके पर एयरपोर्ट के जिम्मेदार ओहदेदार मौजूद थे। కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ది ప్యాసింజర్స్ అండ్ రెండు వాళ్ళకి బాగా ఏది సేఫ్టీ కూడా రెండు కలిసి ఉండాలి ఆ ధ్యేయంతో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఎవరు డిపార్చర్లో ఉన్నప్పుడు ముందు వాళ్ళు టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తారు. టెంపరేచర్ సరిగా ఉంటే వాళ్ళన్నీ చాలా విదౌట్ టచింగ్ ఎనీథింగ్ లోపలికి వెళ్ళడానికి అన్ని అవకాశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఏ పాయింట్లో రైట్ ఫ్రమ్ ఎంట్రీ అట్ ది గేట్, టేకింగ్ ఏ ప్రింట్అవుట్ అప్ టు getting their baggage checked and then ultimately security check అన్ని నాన్ టచ్ విధానంలో చేయడం జరిగింది. సో చాలా స్మూత్గా జరుగుతుంది. నేను పర్సనల్గా వెళ్ళి అన్ని స్పాట్స్ 1 by 1 చూశాను. అదేవిధంగా వచ్చినప్పుడు కూడా ఎవరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ టెంపరేచర్ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరికి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే లేకపోతే విజిబుల్ సిమ్టమ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ట్రయల్స్లో అంటే టెస్టింగ్ ఏరియాలో పంపడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రయల్స్ ఏరియాలో వాళ్ళకి చూసి సిమ్టమ్ ఉంటే రెగ్యులర్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వాళ్ళకి అన్నీ ఉంటుంది. బట్ చాలామంది నా అభిప్రాయంలో ఇప్పటి వరకు పొద్దున్న నుండి ఒక్క మనిషి కూడా సిమ్టమేటిక్ రాలేదు కాబట్టి ఏ రకాల ఇబ్బంది లేదు. సో దే ఆర్ గోయింగ్ దేర్ హోమ్ సేఫ్లీ. వాళ్ళకి ఒకటే ఉంది, వాళ్ళ ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉండాలి. రెండోది వాళ్ళ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, సర్వేలెన్స్లో సెల్ఫ్ సర్వేలెన్స్లో ఉండాలి. అంటే ఈ 14 డేస్లో ఎప్పుడు సిమ్టమ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మానో కాల్ సెంటర్ అంటే 104లో ఫోన్ చేయాలి అని ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి వాళ్ళకి ఇట్లా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ మన హెల్త్ టీమ్స్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. సో ఇట్లా అన్ని ఏర్పాటు చాలా పకడ్బందీగా ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ ఏరియా కూడా వెళ్ళి చూశాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ రెగ్యులర్ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, బట్ స్టాండర్డ్ పర్సన్స్ కోసం అక్కడ కూడా ఫ్లైట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఏ రకాలు అక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఐ కంగ్రాచులేట్ ది ఆల్ మై ఆఫీసర్స్ అండ్ ది హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ for making excellent arrangement.
तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 66 नए मामले दर्ज हुए हैं और 3 अफराद की मौत हुई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 66 केसेस में 31 केसेस ग्रेटर हैदराबाद के हैं, जबकि एक केस रंगारेड्डी जिले का है। 15 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं और 18 मामले फॉरेन इवैक्यूज के हैं। एक और केस महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले फर्द का है। आज 72 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया। रियासत में अब तक कोरोना वायरस के 1920 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और उनमें से 1164 मरीज ठीक भी हुए हैं। यानी फिलहाल 700 अफराद का इलाज चल रहा है। अब तक तेलंगाना में कोरोना वायरस की वजह से 56 अफराद की जान गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 27 मई को दोपहर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए कोरोना, मौसम बरसात, ज़राअत और टीआरएस के यौम तासीस तकरीब से मुतालिक जायजा लेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात और लॉकडाउन की अमलावरी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हैदराबाद में निस्फ दुकानों को खोलने के फैसले को मजीद चंद दिन बरकरार रखा जाए या फिर इसमें तब्दीली लाने पर गौर व खौस किया जाए। इसके बाद क़तई फैसला किया जाएगा। रूहानी कार्ती और मौसम बरसात की आमद के पेश नज़र देहात में खाद और तखुम को दस्तियाब रखने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 जून को टीआरएस पार्टी के यौम तासीस को, माफ़ कीजिएगा, टीआरएस पार्टी का यौम तासीस नहीं बल्कि तेलंगाना का यौम तासीस होता है। 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस को किस तरह मनाएं, इस पर भी गौर व खौस किया जाएगा। वरंगल की पुलिस ने 9 अफराद की नाशों के कुएं से दस्तयाब होने का मुअम्मा हल कर लिया। इन तमाम का कत्ल करने वाले कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वरंगल पुलिस के मुताबिक मकसूद आलम नामी शख्स 20 साल कबल मगरबी बंगाल से अपनी बीवी निशा और बच्चों के साथ वरंगल मुंतकिल हुआ। इसके बाद निशा की बहन रफीका भी वरंगल मुंतकिल हुई। खातून की अपनी शोहर से अलहदगी हो गई और उसे 3 बच्चे हैं। वहां खातून की मुलाकात रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाले संजय कुमार यादव से हुई। संजय रफीका के घर खाना खाया करता था और माहाना रकम अदा करता था। इस दौरान इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए और उसने रफीका से शादी का वादा किया। इस असना में रफीका की बेटी पर संजय की नज़र पड़ी और वो उसके करीब हो गया, जिस पर रफीका बरहम हो गई। मामला बिगड़ता देखकर संजय शादी करने के बहाने रफीका को साथ लेकर बजरिए ट्रेन रवाना हुआ और रास्ते में उसने रफीका को छाछ में नशा और दवा मिलाकर पिला देने के बाद उसका गला घोटकर नाश को चलती ट्रेन से फेंक दिया और वरंगल वापस हो गया। काफ़ी दिनों तक रफीका के नज़र न आने पर मकसूद आलम को संजय पर शुबा हुआ और वो इससे मुसलसिल पूछताछ कर रहे थे, जिस पर इसने तमाम को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। मुलजिम ने 20 मई को मकसूद आलम के घर में जिस वक्त उनके बेटे की बर्थडे पार्टी थी, खाने में नशावर दवा मिला दी। बाद उसने उन्हीं के मकान में ऊपर रहने वाले बिहार के 2 नौजवानों के खाने में भी नशावर दवा मिला दी, क्योंकि उसे खौफ था कि वो उन्हें छोड़ देगा तो वो खुद भी नहीं बच पाएगा। नशावर खाना खाने के बाद तमाम बेहोश हो गए। उसने तमाम के हाथ पांव बांध दिए और थैलों में डालकर उन तमाम को कुएं में फेंक दिया और इस पूरे मामले की तहकीकात में सीसीटीवी फुटेज ने अहम रोल अदा किया। यानी एक कत्ल का राज छुपाने के लिए इस कातिल ने 9 और लोगों का कत्ल कर दिया। అరౌండ్ 3 o'clock ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 o'clock కి ఇతను ముద్దాయినటువంటి సంజయ్ కుమార్ యాదవ్ ఆమె యొక్క చున్నీతో మెడకి బిగింపజేసి అతను ఆమెని ట్రైన్ లోంచి చనిపోయిందని చెప్పిన తర్వాత ట్రైన్ నుంచి బయటికి తోయడం జరిగింది. దాని తర్వాత అతను రాజమండ్రిలో దిగిపోయి మళ్ళీ వేరే ట్రైన్తో మళ్ళీ ఇటు రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మనకి ఈ నిడదవోలు ప్రాంతంలో, నిడదవోలు మండలం ప్రాంతంలో బాడీని ఎక్కడైతే తోసేశాడో అక్కడ నిడదవోలు అంటే తాడేపల్లిగూడెం రైల్వే పోలీసులో ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కూడా చేయడం జరిగింది. 19/2020 ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కూడా అక్కడ చేయడం జరిగింది. సో ఈ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది. ఈ క్రమంలో ఈ సంజయ్ కుమార్ యాదవ్ వరంగల్కి వచ్చిన తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత అప్పుడు మనకి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఈ మక్సూద్ వాళ్ళ సిస్టర్ దిశ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ ముద్దాయిని అడగడం మొదలుపెట్టింది. మా అక్క కూతురు ఎక్కడుంది అని చెప్పి అడగడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు నేను ఆమె ఊరికి పోయింది అని చెప్పి వాళ్ళే సంజాయించుకుంటూ వచ్చాడు. కొద్ది రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చేసి ఇంకా నువ్వు ఈ చెప్పకపోతే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని చెప్పి ఎప్పుడైతే వాడిని బెదిరించడం మొదలుపెట్టారో అప్పుడు ఈ ముద్దాయి సంజయ్ కుమార్ యాదవ్ వీళ్ళని ఎట్లా మతమార్చాలని ఒక దురుద్దేశాన్ని ఆ మనసులో పెట్టుకున్నాడు. దాని తర్వాత ఇదే క్రమంలో ఈ నెల 16 నుంచి
20వ తారీఖు వరకు రోజు వాళ్ళ రూమ్కి వెళ్ళి ఆ ఫ్యాక్టరీ దగ్గరికి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసినాడు. ఎక్కడ ఏముంది, బాయ్ ఉంది, ఏముంది, ఎట్లా ఉంది, ఎలా ప్లాన్ చేయాలని చెప్పేసి गत 3-4 రోజులుగా कंटिन्यू। कांग्रेस कायदीन की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी पर जारी नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाज के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया फौरी हरकत में आ गई और यूनिवर्सिटी की अराजी पर जारी गैर मजाज तामीरात को रोकने की ग्रेटर हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन से नुमाइंदगी की, जिस पर मेयर राम मोहन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुक्काम को तयक़ुन दिया कि यूनिवर्सिटी की अराजी पर की गई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर गोपाल रेड्डी और वाइस चांसलर KOSD प्रोफेसर T कृष्णा राव ने मेयर से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी की अराजी पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ नुमाइंदगी की। हैदराबाद के DD कॉलोनी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों का आज टीचर्स MLC नरसी रेड्डी ने जायज़ा लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो यूनिवर्सिटी के असासों का तहफ़्फ़ुज़ करे और इस मामले की आला सतही जांच का भी उन्होंने मुतालबा किया। GHMS అధికారులు అయితే చాలా మంది పెద్దలు యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన అధికారులు కూడా ఇది వివాద స్థలం అని చెప్తున్నారు। వివాద స్థలమే కాదు, ఇది యూనివర్సిటీ చెందిందనేదే ప్రాబ్లం అయితే మేము అప్పుడే వచ్చేసి వాళ్ళని పంపించేసి తర్వాత ఇద్దరు కంప్లైంట్ ఇచ్చుకున్నారు। వాళ్ళు ఇచ్చారు ప్లస్ యూనివర్సిటీ ఇచ్చినప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ వీక్గా ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అవుతా ఉంది సార్। నేను కూడా हैदराबाद सिटी पुलिस की 100 जोन टास्क फोर्स टीम में फलकनुमा इलाके से 3 दिन पहले अगवा किए गए एक 4 साल के बच्चे अब्दुल वाहिद को बरामद कर लिया। अब्दुल वाहिद जहानुमा रोड पर कुछ और बच्चों के साथ एक हॉस्पिटल के सामने खेल रहा था, जहां उसकी मां कुछ चेकअप के लिए गई थी। उसी दौरान एक अनजान खातून ने बच्चे का अगवा कर लिया। मां की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके 100 जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर S राघवेंद्रा की क़यादत में तहकीकात का आगाज किया और आज एक 45 साला खातून समरीन को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया। उस खातून ने बताया कि अगवा के बाद वो बच्चे को हुसैनी अलम में वाक़ अपने मकान ले गई। उसकी 3 लड़कियां हैं और वो भीख मांगकर गुजारा करती है। उसे लगा कि लोग एक छोटा बच्चा देकर उसे ज़्यादा भीख देंगे, इसलिए उसने बच्चे को अगवा कर लिया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू करीब 2 महीनों बाद आज रियासत की दारुल हुकूमत अमरावती पहुंचे। कोरोना वायरस के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन की वजह से वो पिछले 2 महीनों से हैदराबाद में ही रुक गए थे। आज नायडू बजरिए कार तेलंगाना के गरीकापाडू चेक पोस्ट के जरिए अमरावती के लिए रवाना हुए। उनकी आमद पर तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुनों ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया।
3 बार के ओलंपिक तलाई तमगा याफ्ता हिंदुस्तान के लेजेंड हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का तवील अलालत के बाद पीर को इंतकाल हो गया। वो 95 साल के थे। बलबीर को गुज़िश्ता 12 मई को दिल का दौरा पड़ने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान भी उन्हें दोबारा दिल का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। बलबीर के पोते कबीर ने बयान जारी करके बताया कि उनके दादा बलबीर सिंह का सुबह तवील बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। बलबीर ने 1948 लंदन ओलंपिक्स, 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबॉर्न में हिंदुस्तान को तलाई तमगा दिलाने में अहम रोल अदा किया था। मेलबॉर्न में उनकी क़यादत में ही टीम ने गोल्ड हासिल किया था। इसके अलावा वो 1958 टोक्यो एशियाई खेलों में चांदी का तमगा जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे थे। बलबीर ने 61 बैनुल अक़वामी मैचों में 286 गोल किए थे। कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी को मास्क पहनना जरूरी हो गया है। इसका सबसे मनफी असर दुल्हा दुल्हन पर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें शादी के खूबसूरत जोड़े के साथ एक भद्दा सा नजर आने वाला मास्क भी पहनना जरूरी हो गया है। लेकिन आसाम के एक डिजाइनर नंदिनी बोरका काटी ने मास्क को एक खूबसूरत शक्ल दे दी है। 22 मई को आसाम के गुवाहाटी में एक शादी की रस्म में दुल्हा और दुल्हन ने सिल्क से बने इंतहाई खूबसूरत मास्क पहने थे, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये मास्क आसाम के पाट सिल्क से तैयार किया गया है। इस अनोखे तजुर्बे ने मौजूदा दौर की एक ज़रूरत को फैशन का रूप दे दिया है। ईद उल फित्र के मौके पर पुणे में हिंदू मुस्लिम यकजहती की एक बड़ी मिसाल देखने को मिली। यहाँ ईद की नमाज के बाद कुछ मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू बुजुर्ग की आखिरी रसूमात शमशान घाट में अदा की। पुणे के केसनंद इलाके में रहने वाले 75 बरस के बुजुर्ग शेखू श्रीट सागर की मौत बीमारी के चलते हुई। श्रीट सागर अपनी बीवी के साथ यहां अकेले रहते थे। उनके खानदान के दीगर अफराद नागपुर के पास रहते थे। लॉकडाउन की वजह से वो पुणे नहीं आ पाए थे। ऐसे हालात में रहीम शेख नाम के एक शख्स ने जान मोहम्मद पठान, अप्पा शेख, आसिफ शेख, सद्दाम, अल्ताफ और साहिब राव जगत्ताप के साथ आज ईद की नमाज के बाद हॉस्पिटल जाकर बुजुर्ग की लाश ली और उसका पूरे हिंदू रिवाज के साथ आखिरी रसूमात भी अदा की। चारों मुस्लिम नौजवानों ने कांधे पर लाश को उठाकर राम नाम सत्य है का भी नारा लगाया। यही नहीं, शमशान भूमि में चिता की लकड़ी भी इन्होंने ही सजाई थी। पांचों मुस्लिम नौजवानों ने अपने हाथ से ही बुजुर्ग की चिता सजाई। बुजुर्ग की आखिरी रसूमात अदा करने वाले रहीम शेख ने बताया कि हम सभी उनके बेटे की उम्र के हैं, इसलिए हमने ये फ़र्ज़ निभाते हुए उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। आज ईद है और अल्लाह की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि बुरे वक्त में किसी की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।